नमस्कार दोस्तों। औपनिवेशिक शासन या ब्रिटिश शासन के बारे में तो आप सभी जानते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत से धन की लूट हुई, आर्थिक शोषण हुआ, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ, इस बात से सभी अवगत हैं। लेकिन इस लूट का दायरा केवल आर्थिक शोषण तक नहीं था। हाल ही में पिपराहवा रिलीक्स को लेकर के जो डिस्प्यूट सामने आया, उसने ये बताया कि औपनिवेशिक शासन, कॉलोनियल सिस्टम न केवल धन की लूट था, अब तो हमारी सांस्कृतिक धरोहरों की, कल्चरल हेरिटेज की भी एक लूट था। कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक 7 वर्षीय बच्चा क्रिस पेपे डाइनिंग टेबल पर अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और फैमिली मेंबर्स के साथ बैठता है और उस समय उसके ग्रैंडफादर एक शीशे के बॉक्स में रखी हुई कुछ बहुमूल्य सी चीजों के बारे में, कुछ रत्न आभूषण जैसी चीजें हैं, उनकी चर्चा कर रहे होते हैं। हालांकि ये बात उसको तब समझ में नहीं आती, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे उसे समझ में आ जाता है कि इस कल्चरल जो हेरिटेज है, जो विरासत है, जो रिलिक्स है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति ने तय किया कि इससे पहले हम दुनिया के तमाम सारे म्यूजियम में प्रदर्शनी में रखेंगे और बाद में इसकी नीलामी की जाएगी। और नीलामी को लेकर के, ऑक्शन को लेकर के ही विवाद उत्पन्न होता है। ये विवाद क्या है, आइए जरा हम अपनी स्लाइड्स के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेटर आपको दिखाई दे रहा है जो लगा हुआ है, जो आपत्ति भारत सरकार ने पिपराहवा रिलीक्स को लेकर के की। पिपराहवा के संबंध में मैं आपको बता देता हूं कि ये बुद्धिस्ट साइट है। महात्मा बुद्ध जो है अर्ली लाइफ में, अपने प्रारंभिक जीवन में यहां से कनेक्ट रहे हैं, जुड़े रहे हैं। और यहाँ पर एक स्तूपा था और उस स्तूपा से जो बहुमूल्य चीजें मिली थी, जिसकी खुदाई एक ब्रिटिश अधिकारी विलियम क्लैक्सटन पेपे ने की थी, जो कि इंजीनियर भी थे, तो उन्हें ये चीजें प्राप्त हुई थी, जिसका एक हिस्सा उनके पास था, जो अब नीलामी होने जा रहा था, जिस पर भारत सरकार ने आपत्ति दर्ज कराई और बौद्ध धर्म को मानने वाले तमाम सारे लोगों ने इसको लेकर के अपनी आपत्ति दर्ज कराई। आइए चलते हैं, देखते हैं। देखिए इसके बैकग्राउंड की चर्चा कर लेते हैं। पिपराहवा रिलीक्स जो है वो 127 साल बाद भारत वापस लाए गए, 127 ईयर्स के बाद वापस लाए गए। और अगर ये नीलामी के लिए ऑक्शन इसका नहीं होता या ऑक्शन की बात नहीं होती, तो शायद हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे सांस्कृतिक धरोहर दुनिया के किस किस कोने में कहां लोग उसको रखे हुए हैं। और नीलामी की बोली भी $12 मिलियन के आसपास की थी। अब सोचिए जरा, तो जो हमारी आस्था है वो किसी के लिए एक मॉडिफिकेशन है, पर्णीकरण है, वो उनके लिए एक वस्तु है जिसे वो बेच देना चाहते थे केवल अपने आर्थिक लाभ के लिए। इसमें जो पिपराहवा रिलीक्स है, जैसा मैंने आपको बताया था, जो पेपे के पास थे, उसमें क्या क्या चीजें थी, तो इसमें भगवान बुद्ध की अस्थियां, हड्डियों के टुकड़े, बहुमूल्य आभूषण और रत्न शामिल थे। इसमें जेम्स भी बहुत सारे थे, सफायर वगैरह, इस तरीके के रूबी, जैसे तमाम सारे बहुमूल्य पत्थर इसमें शामिल थे। अब ये एक्सकेवेशन 1898 में क्लैक्सटन पेपे द्वारा करवाया गया था। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक जानकारी के लिए, आपको इतिहास से थोड़ा, जब लॉर्ड बुद्धा की डेथ हुई तो बुद्धा की मृत्यु पर उनकी अस्थियों को, जो उनके फिजिकल रिमेन्स या बोन रिमेन्स थे, उनको क्लेम किया 8 लोगों ने था। और उन्हीं पर स्तूपों का निर्माण कराया गया जो बौद्ध धर्म में पवित्र माने जाते हैं। और बुद्धा की डेथ का जो सिंबल है, जो प्रतीक माना जाता है, वो भी स्तूप है। तो यहां पर 1898 में इसकी खोज हुई और सीधी सी बात है, ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय शासन कर रही थी, तो उसका जो इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878, उसके तहत उन्होंने उसको ले लिया और उसका एक हिस्सा जो है वो पेपे को भी मिला। अब जो पेपे को अवशेष मिले थे, जो रिलिक्स मिले, उनकी नीलामी की बात उनके ग्रैंडसन ने करी और एक कंपनी है सोथबीज के द्वारा। अब इस सोथबीज कंपनी के बारे में आपको बता दूं, बुक सेलर सैमुअल बेकर ने 1744 में इस कंपनी की लंदन से शुरुआत की थी। आज इसका ऑफिस न्यूयॉर्क में भी है। तो ये दुनिया में महंगी चीजों की जो है ऑक्शन कराती है, बोली लगाती है, तो ये काम कंपनी करती है। तो सोथबी कंपनी के द्वारा जो है इस पिपराहवा रिलिक्स को ऑक्शन के लिए लाया गया, जिसका विरोध भारत सरकार ने किया। अब भारत सरकार ने जो विरोध किया, उसके पीछे आप अगर देखें तो जो ग्राउंड्स थे, उसमें उन्होंने 1878 का इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट, ठीक है, इंडिया ने जो आलोचना की वो किस आधार पर की, जो अपोज किया वो किस आधार पर किया, इस ऑक्शन को रोकने की जो बात की, एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 का है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1958 का है, और यूनेस्को का जो कल्चरल प्रॉपर्टी कन्वेंशन हुआ था, उसमें भी ये बात कही गई थी कि सांस्कृतिक संपत्तियों के अवैध निर्यात और उसके हस्तांतरण को, अवैध निर्यात और उसके हस्तांतरण को रोका जाएगा।
अब आइए, चूंकि इन्हें भारत सरकार के द्वारा लाया जा चुका है, तो अब हम ये देखते हैं कि इसका हमें किन किन जो है इस रिलिक्स को आने से हमें किन किन सेक्टर्स में इसका फायदा होगा। ये केवल हमारी विरासत नहीं, हमारी आस्था का ही प्रतीक नहीं है, पूरी दुनिया में बुद्धिज्म को मानने वाले लोगों की आस्था का प्रतीक है। अब अगर इन्हें वापस स्थापित किया जाएगा, जैसा कि यूपी सरकार ने केंद्र सरकार के साथ जो है एक निर्णय लिया है कि इन रिलिक्स को पिपरावा में ही जहां से वो ले जाए गए थे उनको वापस उसी जगह पर स्थापित किया जाएगा। तो आप देखिए कि पिपरावा, मैंने बताया था कि आपको नेपाल का जो तराई का एरिया है उसमें आपका सिद्धार्थनगर जिले में आ रहा है, और यह स्थल जो है भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी के पास में स्थित है। ठीक है, अब यहीं पर यूपी सरकार ने एक निर्णय लिया है कि वो इसके आसपास देखिए 20 हेक्टेयर भूमि पर एक जो है बौद्ध थीम पार्क बनाएंगे। अब बुद्धिस्ट थीम पार्क जो बनेगा, ठीक है, उस पार्क में क्या क्या चीजें होंगी, तो उसमें प्रारंभिक जीवन जो बुद्धा का है उससे संबंधित चित्र होंगे, उसमें एक जो है मेडिटेशन जोन और स्पिरिचुअल सेंटर भी बनाया जाएगा, स्तूपा का निर्माण भी किया जाएगा। साथ ही साथ जो शाक्य किंगडम था जिससे बुद्धा जुड़े हुए थे, क्योंकि बुद्धा का गोत्र जो था शाक्य कुल के थे बुद्ध, इसलिए बुद्ध को क्या कहा गया, शाक्य मुनि बुद्ध कहा जाता है। तो शाक्य साम्राज्य के महत्व के बारे में बताया जाएगा, और साथ ही साथ टूरिज्म और कल्चरल डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखा जाएगा। अब यहां पर जो थीम पार्क बनेगा उसे हमें इस तरीके से डेवलप करना है कि दुनिया में अगर आप देखें यहां पर, तो वर्ल्ड बुद्धिस्ट टूरिज्म साइट बनानी है इसे, जहां पर दुनिया से लोग जो है, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो भारत आए। इस प्लान में क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं, तो यहां पर देखिए बुद्ध के जीवन को की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाने वाली मूर्तियां, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो कि बहुत सारी जातक स्टोरीज से भी हो सकती है, जो बुद्धा के अर्ली लाइफ से संबंधित है। साथ ही साथ अगर देखें तो शाक्य और वैदिक परंपराओं को दर्शाने वाला व्याख्या केंद्र भी यहां पर बनाया जाएगा। इसके साथ ही पर्यटकों के लिए एआई आधारित कहानियां, मतलब अगर आप देख पा रहे हो तो इसे विजुअलाइज भी किया जाएगा, जो लोग वहां पर पहुंचेंगे तो उन कहानियों एआई के माध्यम से उन कहानियों को बनाया जाएगा एक वीडियो या रील के थ्रू, जिससे आपको ये जो आ रहे हैं पर्यटक उन्हें समझने में आसानी रहे। एआई के थ्रू जो ये बनाया जा रहा है उसका एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि केवल बुद्धिज्म को मानने वाले ही नहीं, एक जनरल टूरिस्ट भी आकर्षित हो और वो पहुंच करके लॉर्ड बुद्धा और उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जान सके, एनिमेशन के माध्यम से जान सके, तो उसका एक प्रयास किया जा रहा है। अब बाकी अगर आप इस तरीके की कोई वर्ल्ड वाइड मतलब फेमस साइट बनाना चाहते हैं तो वहां पर आपको अत्याधुनिक सुविधाएं देनी होंगी, जो सुविधाएं वहां पर कैफेटेरिया, छात्रावास और जो आएंगे टूरिस्ट उनके लिए होगी। नेपाल बॉर्डर से जो लोग आएंगे उनके लिए एक इमिग्रेशन ऑफिस भी खोला जा रहा है खगराहा में, बॉर्डर पर है, इंडिया और नेपाल की जगह है, जहां पर इमिग्रेशन ऑफिस भी खोला जाएगा। अब आइए ओवरऑल बुद्धा सर्किट, जिसकी चर्चा हम बहुत लंबे समय से सुनते चले आ रहे हैं, और यूपी सरकार जो कि टूरिज्म को वर्तमान बहुत तेजी से डेवलप कर रही है, क्योंकि टूरिज्म के थ्रू वो डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स को की ग्रोथ चाहती है। तो यहां पर अगर आप देखें तो एक डेटा आपके सामने मौजूद है, ये बुद्धा सर्किट आपके पास है। तो कपिल वस्तु लुम्बिनी से लेकर के बोधगया से लेकर के सारनाथ से कुशीनगर और श्रावस्ती तक देखिए ये एक बुद्धा सर्किट है। अब बुद्धा सर्किट में अगर मैं टूरिज्म की बात करूं और आने वाले टूरिस्टों की बात करूं तो डेटा आपके सामने है, जहां 2022 में 22,40,092 लोगों यहां आए थे, वहीं पर यह संख्या बढ़ करके 61,47,826 हो गई, जो कि लगातार बढ़ रही है। अब टूरिज्म अगर इस तरीके से प्रमोट होगा तो उसका बेनिफिट वहां पर लोकल्स को भी मिलेगा और इकोनॉमी को भी एक बूस्ट मिलता है, जैसा कि आपने काशी कॉरिडोर, बनारस कॉरिडोर जो बना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या में देखा। आइए जरा अगर हम इन सारी साइट्स को जो बुद्धा सर्किट का हिस्सा है वहां पर आने वाले टूरिस्टों पर एक नजर डालें, तो आप देखिए कि भारी संख्या में टूरिस्ट जो है न केवल श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, सारनाथ, संकिसा फर्रुखाबाद में है ये, और कौशाम्बी, इन सारी जगहों पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट जो है वो पहुंचे हैं। और इसमें टूरिस्ट दोनों तरीके के शामिल, जो बुद्धिज्म को मान रहे हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले उनके अनुयायी हैं वो तो है ही हैं, और जो बुद्ध की विचारधारा में आस्था रखते हैं, उनकी फिलॉसफी को मानते हैं, जैसे हम और आप जैसे तमाम सारे लोग,
जो बौद्ध धर्म से तो नहीं जुड़े हैं लेकिन बौद्ध धर्म के दर्शन से जुड़े हुए जो लोग हैं, और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में बहुत जो है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी अपने आप को कहीं ना कहीं कनेक्ट ना करता हो। तो वो सारी चीजें हैं। और यहाँ पर फिर देखिए, ये स्पेसिफिक एक डेटा मैंने आपके लिए दिया है टूरिज्म को लेकर के, केवल पिपराहवा का, सिद्धार्थनगर जिले में जो जगह है। अगर इसका डेटा देखें आप तो 26,805 से लेकर के डेटा बढ़ता हुआ अभी तक जो जनवरी मार्च तक का जो डेटा था, जनवरी से मार्च तक, वो 23,507 था। और यहाँ पर देखिए आपको पॉइंट दिया गया है कि अगर एक एस्टिमेट किया गया, अनुमान किया गया कि इस बार यहाँ पर टूरिस्टों की संख्या इस वर्ष में दिसंबर तक 1.4 लाख। अब इतनी बड़ी संख्या में अगर टूरिस्ट आएंगे तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, कल्चर जो हमारा है वो मजबूत होगा, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, बुद्धिस्ट जो आपका दर्शन है बौद्ध धर्म का, वो और स्प्रेड होगा, लोगों तक जाएगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है। यहाँ पर कोई भी चीज बहुत तेजी से जाती है। तो पिपराहवा रिलिक्स बहुत चर्चा में रहा, बहुत सारी सर्च लोगों ने करी, बहुत सारी चीजें देखी, और इसीलिए मैंने कहा कि वो लोग भी आएंगे जो कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट फिलॉसफी से, महात्मा बुद्ध के दर्शन से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। आइए जरा हम ये देखते हैं कि इसके हमें एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, संभावित लाभ क्या हो सकते हैं। तो यहां पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो है टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। ये बात तो बिल्कुल तय है, जिसकी बात मैं लगातार करते चला आ रहा हूं, क्योंकि ये कल्चरल टूरिज्म है। ठीक है, कल्चरल टूरिज्म है। तो आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था, आप क्या कह सकते हैं, कल्चरल टूरिज्म का मतलब क्या है, आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था, दोनों में वृद्धि। तो इसको तो प्रमोट करेंगे। अब यहां पर अगर आप सेकंड पॉइंट को देखें तो यहां पर है इंडिया बुद्धिस्ट हेरिटेज एंड कल्चरल डिप्लोमेसी। अब जब आप कल्चरल डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं तो बौद्ध धर्म की अगर आप बात करें तो बुद्धिज्म का प्रोपोगेशन अशोका के समय में हुआ। बहुत सारी एम्बेसीज दुनिया के तमाम देशों में भेजी गई उस समय अशोक के द्वारा, और यही कारण है कि आज भारत में ही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया में, मंगोलिया की अगर बात करें, जापान की बात करें, तो तमाम सारे साउथ ईस्ट एशिया के ऐसे कंट्रीज हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। बड़ी संख्या में वहां बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। कल्चरल डिप्लोमेसी या सांस्कृतिक कूटनीति जो है ये इस समय भारत की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। मैं नहीं जानता कि पहले थी या नहीं थी, हो सकता रही हो, लेकिन इस समय इस पर बहुत काम किया जा रहा है। भारत की विदेश नीति का एक अभिन्न हिस्सा या एसेंशियल कंपोनेंट है आपका कल्चरल डिप्लोमेसी। इससे न केवल द्विपक्षीय समझौते व्यापार को ही बढ़ावा मिलता है, हम एक दूसरे की रूट के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो दिखता है। और इसका केवल इकोनॉमी पर नहीं, बहुत से अलग अलग क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव आपको दिखाई देता है। अब अगर लगातार पर्यटक बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर से इकोनॉमी बढ़ेगी। टूरिज्म अकेले कई सारी इंडस्ट्रीज को बूस्ट देता है, जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री जिसको आप कहते हैं, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो फूड इंडस्ट्री, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, जैसे जो आपके हैंडलूम या हथकरघा उद्योग हैं, इनको भी प्रमोट करने का काम करता है। तो अगर आप ये देखें तो ये आर्थिक विकास में भी हमारी मदद करेगा, और इससे यूपी जो है वर्ल्ड वाइड एक बुद्धिस्ट सेंटर के रूप में जाना जाएगा। यूपी को लोग मानेंगे कि बौद्ध धर्म का तीर्थयाग केंद्र है। इस रूप में हम दुनिया के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। तो पिपराहवा रिलिक्स को लेकर के हुए विवाद से फाइनली हम निकल करके पिपराहवा को जो रिनोवेशन, उसका रीएस्टेब्लिशमेंट पर काम कर रहे हैं, और यूपी सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारे टूरिज्म को प्रमोट करेगा, हमारी आस्था बढ़ाने में मदद करेगा, और वैश्विक स्तर पर कैसे भारत अपनी विरासत की चीजों को संरक्षित करता है इसका प्रमाण भी दुनिया को वो दे पाएगा, प्रस्तुत करेगा, जैसा कि उसने किया भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए। इस वीडियो से आप अगर देखें तो यूपीएससी और यूपीपीएससी आर्ट एंड कल्चर का पार्ट आपका जुड़ जाता है, मतलब यूपीएससी के पेपर 1 और यूपीपीएससी का पेपर 5 ऑप्शनल की जगह पर पेपर 5 और 6 जोड़ा गया है, उसके साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इस पर आधारित आपसे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी करंट अफेयर्स के रूप में एग्जाम में
पूछे जा सकते हैं। तो इस आर्टिकल का लाभ उठाइए, इसमें दिए हुए डेटा या फैक्ट्स को प्रॉपरली स्टडी करिए और अपने नोट्स का हिस्सा बनाइए, जो आपके करंट अफेयर्स को मजबूत करने में मदद करेगा। थैंक यू।